डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये किस भाग में वर्णित है, डीपीएसपी के लाभार्थी कौन हैं, डीपीएसपी का कर्तव्य किसके ऊपर है डीपीएसपी को फॉलो करने का या पालन करने का, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में यदि कंट्राडिक्शन होता है तो किसे प्रिविलेज मिलेगी या किसे वरीयता दी जाएगी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में संबंध क्या है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस लॉज देखेंगे हम लोग, और क्या डीपीएसपी को कोर्ट के माध्यम से इन्फोर्स कराया जा सकता है या किया जा सकता है आदि, इन विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने की हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। तो स्टार्ट करें सबसे पहले तो व्हाट इज़ डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी एक ऐसा निर्देश है, और निर्देश किसके लिए है? राज्य के लिए है। तो अब राज्य कौन है इसको जानना होगा, और लेकिन सबसे पहले हम लोग डीपीएसपी की बात करें कि क्या है। तो ये एक निर्देश है, राज्य के लिए है कि राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा, विधि बनाएगा, लॉ बनाएगा, तो वो इन निर्देशों का ध्यान रखेगा अपने विधियों को बनाते समय या नीतियों को बनाते समय, ताकि इन निर्देशों का पालन किया जा सके और कराया जा सके। तो एक बेसिक बात पता चली हम लोगों को कि ये निर्देश है, और किसके लिए निर्देश है? राज्य के लिए। राज्य अपने विधियों को बनाते समय इनका ध्यान रखेगा। अब दूसरी बात आती है कि इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो डीपीएसपी का वर्णन पार्ट 3 में किया गया है, यानी पार्ट 4 में किया गया है, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। तो पार्ट 4 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, और इसी पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। अब इसको आगे देखने से पहले थोड़ा सा मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि यदि आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस वीडियो को देख करके, तो आप इसकी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेकर के या इसकी हेडिंग्स को नोट करके आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए ये काम का होगा, और उतना ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन आप डिटेल में नहीं जाएंगे, डीप डिटेल में नहीं जाएंगे, अनावश्यक आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और उतना आपके लिए आवश्यक नहीं है एग्ज़ाम के लिए। उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कह रहा हूँ। और यदि आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, तो फिर आप पूरी डिटेल में जाएं। जितना भी कुछ हम बात करेंगे उसको आप ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ आप सतही तौर पे हेडिंग्स का ध्यान रखेंगे, पूरी सेक्शंस का आपको उल्लेख करना नहीं है, और ना ही आप एक एक सेक्शंस के चक्कर में पढ़ेंगे। आपको केवल इस ग्रुप का ध्यान करना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उल्लेख कहाँ पे किया गया है। तो 36 से लेकर 51 तक किया गया है। टोटल 20 आर्टिकल्स यहाँ पे हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बताने वाले जो आर्टिकल्स हैं वो 20 हैं। 20 आर्टिकल में इनका उल्लेख किया गया है। तो आपको मोटे तौर पे इस ग्रुप का केवल ध्यान करना है। अब इसके बाद बात, जैसा मैंने कहा कि व्हाट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी आपको पता चला। अब इसके बारे में थोड़ा सा परिचय अगर बात की जाए, तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आर इंस्टेंट इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा, दे लेट डाउन द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड पॉलिसीज। वही बात जो हम लोगों ने पहले की। दो नॉन जस्टिसिएबल, दे आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड एम टू इस्टेब्लिश ए सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यानी कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, फिर भी जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाएगी, लॉ बनाएगी, तब ये फंडामेंटल उसके लिए होगा कि वो इनका ध्यान रखे, और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि described DPSP as novel feature of the Indian Constitution inspired mainly by Irish Constitution। ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है, और ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण या खूबसूरत प्रोविज़न है। अब इसके बाद इसकी डिफिनीसन में ये बताया गया आर्टिकल 36 में कि व्हाट इज़ स्टेट, स्टेट क्या है। तो स्टेट के लिए यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डिफिनीसन है वही एज इट इज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। यानी कि किसके लिए, तो स्टेट, हमने कहा कि स्टेट के लिए निर्देश है, तो स्टेट है क्या, तो ये जानना जरूरी था, इसलिए स्टेट को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की गई। तो एज इट इज़ बता दिया गया कि 12 में डिफाइन किया गया। तो 12 में क्या कहा गया है
यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गया स्टेट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसके बाद लोकल अथॉरिटीज़, अदर अथॉरिटीज़ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो यानी हम लोग जब सामान्य तौर पे बात करते हैं तो राज्य का मतलब हम समझते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, लेकिन इनका नाम इसलिए लिया जा रहा है लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़ का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि कभी कभी लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये भी अपने लिए बाइलाज वगैरह बनाते हैं और बाइलाज वगैरह को भी हम लॉ मानते हैं। इसलिए ये बात की जा रही है कि जब वो भी अपने लिए बाइलाज वगैरह बनाएंगे तो भी डीपीएसपी का ध्यान रखेंगे, इस सेंस में ये बात हो रही है। अब इसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपीएसपी, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि डीपीएसपी का नेचर क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, यानी ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यानी आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरे डीपीएसपी का वायलेशन हुआ है, इस सेंस में ये बात की जा रही है। एज पर आर्टिकल 37 डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, कोर्ट के द्वारा इसे आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। अब हालांकि ये अलग बात है कि बाद में अब कोर्ट्स ने डीपीएसपी को भी एज ए फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है और उसे इन्फोर्स कराने की कोशिश की है, तो उस सेंस में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जो मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसकी विशेषता है, वो यही है कि इसे कोर्ट के द्वारा हम इन्फोर्स नहीं करा सकते। नो लीगल रेमेडी इज अवेलेबल इफ द स्टेट फेल्स टू इम्प्लीमेंट देम, यानी राज्य अगर फेल कर जाता है किन्हीं कारणों से तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है और राज्य इसका पालन नहीं कर रहा है। फिर दूसरी इसकी विशेषता क्या है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस, शासन में ये मूलभूत होगा, महत्वपूर्ण होगा शासन को चलाने में और नीतियां बनाने में। आर्टिकल 37 स्टेट दैट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, द स्टेट हैज़ ए मोरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टू अप्लाई देम, यानी राज्य का ये कर्तव्य होगा, नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य है कि वो इसका पालन करे अपने सामर्थ्य और संसाधनों के हिसाब से। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, ये राज्य के लिए एक सकारात्मक बाध्यता है कि वो इनका पालन करे। ये इस सेंस में बात की जा रही है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो निगेटिव ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स में हम ये कहते हैं कि राज्य डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, राज्य जो है वो इनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेगा लोगों के साथ, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, असमानता नहीं करेगा, इस सेंस में। इसीलिए हम उसको फंडामेंटल राइट्स को निगेटिव ऑब्लिगेशन कहते हैं और इसे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राज्य के ऊपर ये दायित्व है कि वो ऐसा करेगा, डीपीएसपी को फॉलो करेगा, इसलिए हम इसे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन कह रहे हैं। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, निगेटिव ऑब्लिगेशंस, डीपीएसपी इम्पोज पॉजिटिव ड्यूटीज ऑन द स्टेट। लॉन्ग टर्म गोल्स, दे एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी ये कोई एक समय के लिए या एक किसी कार्य के लिए बात नहीं है, बल्कि लंबे समय तक जब तक स्टेट पॉलिसी बनाता रहेगा तब तक स्टेट पे ये लागू होते रहेंगे। तो ये इसका नेचर था। तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने के लिए ये 4 केवल हेडिंग्स आपको लिख लेने हैं, बाकी डिटेल आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी इनको हम किस रूप में विभाजित कर सकते हैं, किस रूप में इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस तरह की ये बात की जा रही है कि डीपीएसपी आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज कौन सी है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इसके बाद दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो इतना डिटेल में यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आवश्यक नहीं है। इवन मैं ये कहूँगा कि जुडिशरी के एग्जाम के लिए भी ये कैटेगरी अलग अलग बनाना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आपको सिर्फ जो आपने विशेषताएं ये बताई हैं 4, ये बताना है 4 विशेषताएं। और जैसा मैंने कहा कि लगभग 20 आपके सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं इसमें डीपीएसपी में। लेकिन अगर हम डीपीएसपी में प्रोविजंस की बात करें, जो अधिकार आपको देते हैं या राज्य के ऊपर कर्तव्य अधिरोपित करते हैं, वो लगभग 18 हैं, 17-18 हैं। तो उनमें से आपको 10 से लेकर के 7-8 जितना भी आप रिकॉल कर पाएँ उतना जिक्र आपको करना है डीपीएसपी के लिए। आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल एक एक आर्टिकल और एक एक बातों का जिक्र आप कर पाएँ एग्जाम में। अब इसके बाद दीज एम टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट सिविल और पॉलिटिकल राइट की बात करते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात करते हैं, पॉलिटिकल राइट्स। और जब हम इनकी बात करते हैं डीपीएसपी की, तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं या सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं। ये बेसिक बात है। ये सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। अब इसमें मोटे तौर पर अगर हम देखें तो किन किन आर्टिकल्स में क्या क्या बातें की गई हैं, तो आर्टिकल 38 बात करता है प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड रिड्यूस
इनइक्वलिटीज़। आर्टिकल 39 किस तरह की बात करता है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड वर्कर्स। आर्टिकल 39A क्या बात कर रहा है? फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आर्टिकल 43(1) वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी जो कामगार होंगे वो मैनेजमेंट में भाग ले सकेंगे। ये बाद में जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट के द्वारा। और इसका एग्जांपल्स क्या है? जैसा कि ऊपर जिन आर्टिकल्स की हम लोगों ने बात की, तो मनरेगा, जिस पे अभी ज़्यादा चर्चा चल रही है संसद में कि इसका नाम बदल करके रामजी बिल कर दिया गया। इसका नाम रामजी अब इसका नाम हो गया। तो ये मनरेगा था पहले, और इसकी बात की जा रही है, यानी कि लोगों को काम देना, ये उसका एक उदाहरण हो गया। मिनिमम वेजेज एक्ट, कि कम से कम मजदूरी दी जाए सभी को, एक गारंटी शुदा वेजेज होंगे सभी के लिए। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, यानी ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल्स यहाँ लिखे हुए हैं, इन्हीं आर्टिकल से पावर लेकर के सरकार इस तरह के लॉ बनाती है और इस तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, ये कहने की कोशिश हो रही है। अब इसके बाद दूसरा जो ग्रुप है आपका, गांधीयन प्रिंसिपल्स, इसमें क्या क्या है? दीज रिफ्लेक्ट महात्मा गांधीज आइडियोलॉजी एंड फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट, यानी जो हमारा ग्रामीण विकास है वो यहीं से प्रेरित है, इन आर्टिकल से, ये कहने की कोशिश हो रही है। और इन आर्टिकल्स के माध्यम से क्या उदाहरण लिया गया कि पंचायत राज सिस्टम लगाया गया, यानी गाँव में हमारी जो पंचायत होगी वो निर्णय लेगी, यानी उसको भी डिसीजन लेने का अधिकार होगा, वो नीतियाँ बनाएंगी, तो ग्राम पंचायत इसका उदाहरण है। इसके बाद प्रोहिबिशन लॉज, यानी जो लॉ ऐसे हैं जो प्रोहिबिट करते हैं किसी बात को। तो अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो इसी का उदाहरण लेकर के बिहार में क्या है? शराबबंदी लगी हुई है, तो यहीं से पावर लेके वो होती है। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ काउज, तो काउ स्लाटर वगैरह को जो प्रोहिबिट किया जाता है वो यहाँ से पावर ली जाती है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। जैसा कि हम गोवध का निवारण करते हैं, या हमने कहा कि इंटॉक्सिकेशन को रोकते हैं, शराबबंदी करते हैं, तो वो सारा पावर यहीं से लिया जाता है। ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह जो चलाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहीं से निकल के आ रही हैं। अभी जैसे आप देख रहे होंगे बार बार कि गाँव में लघु उद्योग, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो पावर यहाँ से लिया जा रहा है। तो इस तरह से आप उदाहरणों के साथ बताएंगे, जरूरी नहीं कि एक एक आर्टिकल को आप ध्यान करें और एक एक आर्टिकल एग्जाम में लिखें, व्यवहारिक चीज़ें आपको बतानी है। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में क्या बात की गई है? दीज प्रमोट डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल पीस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब यहाँ भी पूरे ग्रुप में से आपको निकाल के जो मेन बातें हैं, उदाहरण है, वो आपको बताना है। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर ज़्यादा विवाद होता रहता है, ये आपको बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और राज्य के ऊपर ये कर्तव्य है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करे। और आज लगभग 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और डेमोक्रेटिक कंट्री बने हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट हुए, लेकिन आज तक ये बन नहीं पाया क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं थी, स्ट्रांग विल नहीं थी। इसकी वजह से इसमें देरी होती चली जा रही है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी 0 से 6 तक के बच्चों को, और यहीं से आप देखते होंगे कि आंगनबाड़ी जो बच्चों और महिलाओं की देखभाल की बात करती है, उसको पावर यहीं से आर्टिकल 45 से मिलता है। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ से पावर लेकर के सरकार इन्वायरमेंट से रिलेटेड बनाती रहती है लॉज। तमाम वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाटर एक्ट, बहुत से एक्ट इस तरह से बने हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, यानी जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक संरचनाएं हैं उनको प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात यहीं पे की गई है। यहीं से ये बात ली जाती है कि न्यायपालिका बिल्कुल अलग होगी और कार्यपालिका अलग होगी, दोनों के क्षेत्राधिकार अलग अलग होंगे। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड फ्रेंडली रिलेशंस की बात यहाँ पे की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी शांति को बढ़ावा दिया जाए और मित्रतापूर्ण संबंध रखे जाए। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, जो हम लोगों ने टॉपिक रेज किया था स्टार्टिंग में, कि रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, यानी इन दोनों में रिलेशन क्या है। एक जगह हमने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की, पार्ट 4 में हमने डीपीएसपी की बात की, तो ये अलग अलग क्यों रखे गए और
इन दोनों को रखने का कारण क्या है? जब फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास तो इनको रखने की क्या आवश्यकता है? तो बेसिक बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि हम लोगों ने बात की कि वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, यानी वहाँ सरकार उनके हित में कुछ कर नहीं रही होती है, सिर्फ उन्हें स्वतंत्रता देती है, उन्हें अधिकार दे देती है, वो अपने स्वयं के आधार पर विकसित हो सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी का मतलब है कि सरकार सपोर्ट करके विकास करने की कोशिश करेगी, ये डिफरेंस है दोनों में। और अगर इन्फोर्सेबिलिटी के दृष्टिकोण से आप देखें तो फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट हैं और डीपीएसपी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस लेकर के आप चलेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। अब इसके बाद बात की जा रही है कि इनिशियली देयर वाज कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या किया गया इसका कि चंपकम दोराईराजम केस आया सबसे पहली बार, यानी इस केस का पूरा साइटेशन है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजम केस। ये 1951 का केस है और सबसे पहली बार ये केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने इस संदर्भ में। तो वहाँ कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपी। लेकिन फिर आगे चल के फिर क्या कहा गया, गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में कहा गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी को प्रभाव देने के लिए फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता या फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता। फिर आगे क्या कहा गया, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा गया 1973 में कि हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो उसे बनाए रखना होगा और दोनों के बीच हार्मोनी रखनी होगी, यानी तालमेल से, बैलेंस से चलना होगा। ना ही हम डीपीएसपी को वरीयता दे सकते हैं ना फंडामेंटल राइट्स को, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेना होगा कि किसे ज़्यादा वरीयता की आवश्यकता है और दोनों में बैलेंस बना के चलना होगा। नेक्स्ट केस है इसी बात पे, मिनर्वा मिल्स केस 1980 का केस है। बैलेंस बिटवीन एफआरस एंड डीपीएसपी इज एसेंशियल नीदर इज सुपीरियर, यानी इसमें से कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, बल्कि दोनों में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है ताकि इसके स्टेक होल्डर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स चूँकि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति हैं, नागरिक हैं देश के, कहीं कहीं हम फंडामेंटल राइट्स में अनागरिक की बात भी करते हैं, नॉन सिटीजन्स की बात करते हैं, तो यानी पर्सन्स के लिए ये दोनों राइट्स हैं। तो पर्सन्स को जब देना है ये राइट्स तो उनके बीच सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कोई मैटर नहीं है, बल्कि बैलेंस बना के उन पर्सन्स के हम इंटरेस्ट को प्रमोट करें, इस तरह की मंशा जाहिर की गई इन डिसीजंस के माध्यम से। अब आज के डेट में अगर हम बात करें कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है दोनों की, तो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को ये सपोर्ट करेंगे, बढ़ावा देंगे, ना कि एक दूसरे का कंट्राडिक्शन करेंगे। ये है आज की करंट हमारी जुडिशियल और पोजीशन, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है। सभी का यही मानना है, इसी रूप में ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बाद के कुछ डिसीजन से और कुछ आप कहें कि कोर्ट के डिसीजन और लेजिस्लेटिव लॉ की वजह से और कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजन की वजह से हमने अब डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के रूप में मानना स्टार्ट कर दिया है और इसे उसी रूप में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब ये किस तरह से बात की जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। जनरली तो हमने बात किया कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन अब करंट पोजीशन में क्या हो रहा है कि कुछ डीपीएसपी को हमने फंडामेंटल राइट्स मानना स्टार्ट कर दिया है। कैसे, अब वही एग्जाम्पल आपको देखना है। दो नॉन जस्टिसिएबल मेनी डीपीएसपी हैड बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लेजिस्लेशन, यानी लॉ बना करके, ये अमेंडमेंट करके, लॉ बना करके, और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी उन्होंने अपनी पॉलिसी में ही इस बात का उल्लेख कर दिया, और कोर्ट के डिसीजन से। इसका एग्जाम्पल सब नीचे दिया जा रहा है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A फ्रॉम आर्टिकल 45, यानी पहले ये आर्टिकल 45 में डीपीएसपी था और अब इसे बना दिया गया फंडामेंटल राइट्स। ये तो लॉ बना करके पार्लियामेंट ने किया, लेकिन पार्लियामेंट के लॉ बनाने के पहले कोर्ट ने डिसीजन दिया था, दो डिसीजन आए थे इस बारे में, और उन डिसीजन के माध्यम से फिर लॉ बनाया गया और ये अब फंडामेंटल राइट्स मान लिया गया। तो ये एग्जांपल हो गया, एक लॉ का भी एग्जांपल हो गया और डिसीजन का भी एग्जांपल हो गया, यानी लेजिस्लेशन का हो गया, अमेंडमेंट का हो गया एग्जांपल। अब इसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए, 41A ये डीपीएसपी था, अब जो लॉ बना दिए गए तो अब वो लेजिस्लेशन में आ गया, तो अब लेजिस्लेशन के माध्यम से वो फंडामेंटल राइट्स बन गए। और इन्हीं इन्वायरमेंटल लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार अपने डिसीजन में कहा है कि पोल्यूशन रहित जो
एयर है और वाटर है, ये सभी व्यक्तियों का फंडामेंटल राइट्स है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन में भी ये बातें आई और लॉ बना करके भी गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया। पंचायती राज भी अब, पहले डीपीएसपी था लेकिन अब ये लॉ बना करके इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और सभी के लिए अधिकार है वोट देना और चुनाव लड़ना और इस तरह के प्रक्रिया में भाग लेना। इसी तरह से इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39D में पहले ये डीपीएसपी था, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया, कई मामलों में डिसीजन दिया कि वो मेल और फीमेल और इवन की अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग लोग काम कर रहे हों और काम का नेचर एक होगा तो सभी के लिए इक्वल वेजेस देना होगा, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। तो कहने का यहाँ ये मतलब है कि आज के डेट में जो पोजीशन है कि बहुत से हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब हमने बहुत से डीपीएसपी को हमने फंडामेंटल राइट्स मान लिया है और फंडामेंटल राइट्स मानने की वजह से अब उसे कोर्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट इन्फोर्स कराया जा सकता है। अब कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है डीपीएसपी की कि ये नॉन इन्फोर्सिएबल नेचर है इसका है, इसलिए ये इसको कमज़ोर बना देता है, इसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता कोर्ट की वजह से, इसलिए कमज़ोर है। फिर कहा जाता है कि सम प्रिंसिपल्स आर वेग एंड इल डिफाइंड, यानी सही तरीके से उनको डिफाइन नहीं किया गया है। फिर कहा जाता है कि डिपेंडेंस ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, यानी कहा गया कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि स्टेट के अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज के आधार पे इसको इम्प्लीमेंट करेगा राज, तो उस पर डिपेंड कर दिया गया है, इसलिए इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। फिर कहा जाता है कि पॉलिटिकली यूज्ड एज ए मोरल स्लोगन्स, यानी केवल गांव गरीब आप सुनते होंगे जो बातें, तो इस सेंस में ये बात कही जा रही है कि केवल नारेबाजी का ये एक उपकरण बन गया है, ये काम सही से नहीं कर पा रहा। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी की बात की जा रही है, तो प्रोवाइड ए रोड मैप फॉर वेलफेयर स्टेट, इसके बाद हेल्प इन पॉलिसी फार्मुलेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में काम आता है ये, एड इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ब्रिज द गैप बिटवीन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी, ये दोनों के बीच में, जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पहले ही ये राइट सबको मिल चुका है और ये अभी नहीं मिला हुआ है पूरी तरह से, तो दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो आज हम लोग ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच। और इस वीडियो को देखने के पहले आप फंडामेंटल राइट्स वाला वीडियो अगर देखें तो ये बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी एक सीक्वेंस में। धन्यवाद।